बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनमें आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था थ्रू कंडक्टर्स, जिनमें आपने मोस्टली नाम सुना होगा मेटल्स का कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, लेकिन कंडक्टर्स के थ्रू नहीं पढ़ना। तो फिर कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम स्टडी करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में आएगा। बेसिकली जब भी आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू गैसेस, थ्रू वैक्यूम या थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल स्टडी करते हैं तो ये आता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, थ्रू वैक्यूम एंड थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स स्टडी करते हैं। हमने गैसेस और वैक्यूम में तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी नहीं करना, लेकिन हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल इस चैप्टर नंबर 17 में स्टडी करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं। आपने हमेशा जब से साइंस पढ़ना स्टार्ट की है आपने कंडक्टर्स या इंसुलेटर का नाम सुना होगा। आप जानते हैं कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं विच आर गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकती है। और इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल रबर, वुड, प्लास्टिक, ये सारे वो मटेरियल्स हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं करता और इन्हें आप इंसुलेटर कहते हैं। ये तो था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी या उनकी इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कंडक्टर से थोड़ी कम होती है और इंसुलेटर से थोड़ी ज्यादा होती है। यानी इनका कंडक्टिव बिहेवियर लाई करता है बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर। इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी होती है इनकी। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की भी दो टाइप्स हैं। एक कहलाता है इंट्रिंसिक और दूसरा कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या फर्क है? अगर आसान लफ्जों में समझें तो इंट्रिंसिक वो मटेरियल है जो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। इसमें आपने किसी किस्म की कोई और इम्प्योरिटी एटम या किसी और ग्रुप का कोई भी एटम इसमें ऐड नहीं किया होगा। ये प्योर सेमीकंडक्टर इटसेल्फ होगा और आप इसके थ्रू कंडक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जिनमें आप किसी ना किसी एक्सटर्नल एटम की हेल्प लेते हैं और उस एक्सटर्नल एटम की हेल्प से आप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं या उसके कंडक्शन के बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं। ये तो दो इसकी टाइप्स हैं जिनमें से एक प्योर फॉर्म है और इसमें क्योंकि आप एक्सटर्नल एटम ऐड करते हैं इसलिए इसको इम्प्योर फॉर्म कहा जाता है या इम्प्योरिटी एडिशन से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है। आज के लेक्चर में हम इंट्रिंसिक पर कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये किस तरह के एटम्स ऐड करने से बनते हैं और किस तरह इनका कंडक्शन का बिहेवियर इंक्रीज होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल का रेफरेंस दूंगी। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को ओपन करें तो उसमें जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप के अंदर आपको नजर आएंगे सेमीकंडक्टर्स। और इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में से जो सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाले मटेरियल्स हैं वो हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो सेमीकंडक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा नेक्स्ट इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक टाइप्स के अंदर यूज होते हैं। अब अगर आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी को भी कंपेयर करें तो एक्सट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी है वो इंट्रिंसिक के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को आप डिफाइन करें तो ये कैसे आप डिफाइन करेंगे?
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें सारे एटम्स की सेम नेचर होती है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको बताया कि आप फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को ऑब्जर्व करेंगे, और मैंने ये भी बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ज़्यादा यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं। अगर आप एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर उठाते हैं तो उसमें आपको थ्रू आउट सिलिकॉन एटम्स की कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनने वाला एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, और इसमें सारे एटम्स सिलिकॉन के होंगे, सेम नेचर कैरी करेंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर, जो कि वैसे तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल का बनेगा ये कहलाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई और एटम शामिल नहीं है। प्योर या तो सिलिकॉन का थ्रू आउट आपको स्ट्रक्चर मिलेगा या आपको जर्मेनियम का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल होता है। और इसमें जो सारे एटम्स होंगे ऑब्वियसली या तो सिलिकॉन के होंगे या जर्मेनियम के होंगे, and they all carry the same nature. That's why it is called intrinsic semiconductor. अब हम देखते हैं कि जो इस स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्डिंग होती है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो किस तरह का होता है। उस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है कि इसके स्ट्रक्चर में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। किस तरह बनेंगे उसको समझने के लिए हम सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप उस पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर है 14। अगर एटॉमिक नंबर 14 है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होंगी वो किस तरह से होंगी। फर्स्ट ऑर्बिट में आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 और 2 हो गए 10, तो ये टोटल कितने हैं 14। तो इसका मतलब है कि 10 के बाद जो 14 में से 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे और ये कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम ये ऑब्जर्व करना चाहें कि ये 2, 8 और 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास सेकेंड ऑर्बिट में 8 आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो आपके पास सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे फॉर सिलिकॉन, और ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में अपने नेबर्स में मौजूद सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे। अब जब मैं इस सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तो स्ट्रक्चर में मैं ये जो फर्स्ट 2 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स हैं इन्हें हम शो नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो वैलेंस ऑर्बिट है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं इनकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये बिलोंग करता है फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसीलिए इसके बीच में +4 लिखा गया है जो इस एटम में मौजूद आउटर मोस्ट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर को इंडिकेट करता है। ये अब सिलिकॉन के एटम भी हो सकते हैं, जर्मेनियम के भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होने हैं और यहाँ पर हम जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स हैं उन्हें शो नहीं कर रहे। ये आपके पास मैंने इस वक्त 5 एटम्स लिए हैं फ्रॉम फोर्थ ग्रुप और हर एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप इसकी नेबर्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं जो इस टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर की इंडिकेशन है। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछूं कि एक एटम इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, तो उसका आंसर होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास अपने तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन ये जो नेबर में 4 एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्डिंग करता है तो हर एटम अपने सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ खड़ा है। इसी तरह अगर आप इसके नेबर में भी ड्रॉ करेंगे एक और एटम यहाँ पर तो इसके सराउंडिंग में भी आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स ही नजर आएंगे। सिमिलरली इस एटम के सराउंडिंग में अगर आप स्ट्रक्चर और इसको
स्कैटर करना चाहें तो इधर एक एटम आएगा, इधर भी और इधर भी, और इसके भी इसी तरह बिल्कुल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ये पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर कंडक्शन किस तरह करता है, और स्पेशली इस केस में इंट्रिंसिक के केस में वो कंडक्शन किस तरह करेगा। अभी तक तो मैंने आपको सिंपली ये बात बताई कि इसमें जो सिलिकॉन का या किसी भी सेमीकंडक्टर एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा। अब आपने ऑब्जर्व किया कि इस स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे, जो कि एक टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर है, हर एटम के सराउंडिंग में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स मिलेंगे और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर ये स्टेबल स्ट्रक्चर है तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फ्री होंगे और वो किस तरह एक कंडक्टिव बिहेवियर देंगे, वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर, कि आप इसे थर्मली या ऑप्टिकली दोनों तरीकों से इसके बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर आप बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं और आप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज कर देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हो जाए, तो यहाँ पर फिर स्टार्ट होगा कंडक्शन का प्रोसेस। आप थर्मली यानी आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, या फिर ऑप्टिकली का मतलब है कि आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर लाइट फॉल करें, तो लाइट के जो फोटॉन्स होंगे उन फोटॉन्स की एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे और इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके, तो ऑब्वियसली फिर वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये थर्मली या ऑप्टिकली जब आप इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देते हैं और बॉन्ड ब्रेक होता है तो होगा क्या। उसमें ये होगा कि जब सपोज करें आपने इस स्ट्रक्चर को इतनी हीट एनर्जी दी कि इस बॉन्ड के इस इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, अब ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बनकर स्ट्रक्चर में रिजाइड करेगा। अब यहाँ से जहाँ से ये फ्री हुआ है यहाँ क्या जनरेट होगा, इसको बोला जाएगा होल, जो कि होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर से अब इलेक्ट्रॉन मूव हो गया है तो ऑब्वियसली यहाँ एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गई है। हुआ क्या कि जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो इस डेफिशिएंसी को नाम दिया गया होल का, और ये कहा गया कि जब इसमें इस बॉन्ड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन थर्मली काइनेटिक एनर्जी गेन करके फ्री हुआ तो बना एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो होल ऑटोमेटिकली बनेगा या डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये डेफिशिएंसी बनी, तो ये स्ट्रक्चर जो कि पहले बिल्कुल स्टेबल था, हर तरफ इसकी कंप्लीट टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग हुई थी, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इस अनस्टेबल स्ट्रक्चर में जैसे ही ये डेफिशिएंसी जनरेट हुई तो नेबर्स में मौजूद कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इस अनस्टेबिलिटी की वजह से अब वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ इस डेफिशिएंसी की तरफ मूव करेगा। सपोज करें कि यहाँ पर एक बॉन्डिंग थी, यहाँ पर भी आपके पास एक एटम था इसी तरह का, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर में मूव करता हुआ इस डेफिशिएंसी के पास से गुजरेगा, लेकिन जहां ये फ्री होगा वहां पर भी एक डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस डेफिशिएंसी के पास से गुजरा तो इवेंचुअली वो इस डेफिशिएंसी को फिल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देगा। अब यहाँ तो ये बॉन्ड दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर फिर एक होल जनरेट हो गया, एक डेफिशिएंसी जनरेट हो गई। अब यहाँ से इस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए सपोज ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और ये जाकर इसको फिल करेगा, लेकिन जहाँ से ये फ्री हुआ वहाँ अगेन एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जैसे ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो सिस्टम में जो बाकी बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉन ने उस होल को फिल करने के लिए अपने बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो होल है वो एक कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। नहीं, होल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है,
लेकिन उसका बिहेवियर ऐसे है जैसे कि वो कोई पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। वो वर्चुअली या बिहेवियर वाइज ऐसा लगता है, अदरवाइज वो कोई पार्टिकल नहीं है, ये जस्ट एक डेफिशिएंसी है। इसको बेटर समझने के लिए कि होल का बिहेवियर कैसे है, आप यूं समझें कि एक ग्राउंड पर से बॉल मूव करता हुआ जा रहा है और रास्ते में अगर ग्राउंड में कोई आपको होल मिलेगा तो बॉल मूव करते हुए उस होल को फिल कर देगा। अब यहाँ पर जो ग्राउंड है वो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर की तरह का बिहेवियर है और जो बॉल मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है और जो होल था जिसे इलेक्ट्रॉन ने जाकर फिल किया या बॉल ने फिल किया वो क्या था, वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जब इस स्ट्रक्चर में मूव कर रहा होता है और उसे कहीं पर कोई डेफिशिएंसी नजर आती है तो वो इवेंचुअली उस डेफिशिएंसी को फिल कर देता है और लगता इस तरह है कि होल ने एक पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ था और वो शायद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता। होल एक जस्ट डेफिशिएंसी है, वो बिहेवियर वाइज पॉजिटिव चार्ज लगता है लेकिन असल में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। ये तो था कि किस तरह इसमें कंडक्शन स्टार्ट होती है। अब इस कंडक्शन के स्टार्ट होने के बाद आप इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह एक एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक करंट की शक्ल अडॉप्ट करता है, इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और फर्दर इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करने के लिए मैंने इस वक्त जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से नहीं बल्कि लाइंस के साथ इंडिकेट किया है। ये एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रही है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप सपोज इस सिलिकॉन एटम को देखें तो इसके सराउंडिंग में आपको ये भी और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये एक टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप एट 0 केल्विन ऑब्जर्व करते हैं तो 0 केल्विन का मतलब ये है कि इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है और इतनी कम कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर वो बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो कंडक्टिव बिहेवियर भी शो नहीं करेंगे। इसी सिचुएशन को अगर आप बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ स्टडी की हुई है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपके पास है वैलेंस बैंड, जिसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त कंप्लीट बॉन्डिंग करके बैठे हैं, तो ये सारे के सारे इस वक्त अपने वैलेंस बैंड में हैं। सो आपका जो वैलेंस बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आए। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि वैलेंस बैंड में जो ये हॉरिजॉन्टल एनर्जी लेवल्स हैं, एक लेवल के अंदर आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही प्लेस कर सकते हैं और इनकी जो प्लेसमेंट है इन दिस हॉरिजॉन्टल एनर्जी लेवल ये अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन होती है। अब आप पूछेंगे स्पिन क्या होता है, तो आप बस इतना याद रखें कि इस लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन एक की अप होगी, एक की स्पिन डाउन होगी। ये पार्टिकल फिजिक्स में आप इंशाल्लाह कभी पढ़ेंगे तो डिटेल आपको पता चलेगी कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अभी आप इतना याद रखें कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उनमें से एक की स्पिन अप और एक की स्पिन डाउन है। इसी तरह इसके साथ भी होगा। लेकिन हम जब मोस्टली वैलेंस बैंड को ड्रॉ करते हैं तो वैलेंस बैंड में हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि इसमें एक लेवल पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, हम रैंडम ही इस तरह इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन ये बात पता होनी चाहिए आपको कि एक लेवल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं। अब ये है वैलेंस बैंड। अब अगर इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ने कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होना है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और ये कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, या आप सिंपली इसे एनर्जी गैप भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को अगर क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो वो यहाँ से फ्री होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इसको अगर आप स्ट्रक्चर पर देखें तो आप ये कहेंगे कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो फिर वो इस बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को आप इतनी काइनेटिक एनर्जी देने में कामयाब हो गए तो सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ क्या जनरेट होगी जी, यहाँ जनरेट होगी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब आप इस डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं होल्स। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो कितने होल्स हैं? 2। इसका मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही होल्स जनरेट होते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और इसे बोला जाता है Ni। Ni का मतलब है इंट्रिंसिक पार्टिकल्स, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इस वक्त इंट्रिंसिक पार्टिकल्स कितने हैं? 2 हैं, जिनमें से आप ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 क्या होंगे? होल्स होंगे। और इन इलेक्ट्रॉन या होल या इंट्रिंसिक पार्टिकल को चार्ज कैरियर्स बोला जाता है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि ये स्ट्रक्चर 0 केल्विन पर है, तो फिर इसने कोई भी कंडक्शन शो नहीं की थी। लेकिन अगर इसमें मौजूद स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली तो ये अपने वैलेंस बैंड से कहाँ मूव कर गए? कंडक्शन बैंड में, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। अगर आप 0 केल्विन पर इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो आप कहेंगे कि एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर इज अ प्योर इंसुलेटर, क्योंकि जब ये प्योर इंसुलेटर था तो आपका वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड था उस टाइम पर, और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी था। आपको कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नजर उस टाइम पर नहीं आ रहा था। सो वैलेंस बैंड क्या था? फिल्ड, और कंडक्शन बैंड क्या था? एम्प्टी था। ये किस टेम्परेचर की बात है? 0 केल्विन में। ये सम टाइम MCQs में पूछ लेते हैं आपसे कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है और उसके वैलेंस और कंडक्शन बैंड की क्या कंडीशन होती है। ये फिल्ड होता है और ये एम्प्टी होता है। फिर अगर आप इस 0 केल्विन से टेम्परेचर को लेट्स सपोज आप इंक्रीज करते हैं और आप पहुंचते हैं रूम टेम्परेचर पर, जो कि है 300 केल्विन। इस 300 केल्विन टेम्परेचर पर इस स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, वो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फ्री होकर कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे। सपोज करें कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया टिल 300 केल्विन तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहाँ क्या बनेगी? डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी को हम वर्चुअली कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर इस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए सपोज इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और इसने जाकर इसको फिल किया। यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा? होल। अब इस होल को फिल करने के लिए सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और इसने जाकर इसको फिल किया, तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा? डेफिशिएंसी। ये इधर आकर इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर देगा। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर में गौर करें तो अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो होल ऑब्वियसली किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड पर। यानी अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड पर जाए तो होल ऑब्वियसली लेफ्ट पर शिफ्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पर जाएगा तो होल उसकी बैक साइड पर जनरेट होता है, सो उसे आप कहेंगे कि वो राइट साइड पर जनरेट हुआ। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं, सपोज करें ये आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में अटैच कर दिया। अब ये जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अटैच किया है इसका डायरेक्शन होगा ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं वो किस तरफ मूव करेंगे, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, और ये वाली साइड है नेगेटिव बैटरी की। सो ये नेगेटिव पोटेंशियल उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि होल का बताएं कि वो किस तरफ मूव करेगा, जो कि एक वर्चुअली पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव पोटेंशियल उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव। सो अगर आप होल की वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा अलोंग द फील्ड। सो आपने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर आते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हुए वो एक ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट करेंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर डायरेक्शन अटेन कर लेंगे अलोंग दिस साइड, और सारे इलेक्ट्रॉन जब एक ही तरफ मूव करेंगे तो वो बनेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो बन जाएगा करंट। सो ये था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं।
सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, किस तरह वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हुए करंट को जनरेट करेगा। और होल्स को अगर आप एक डायरेक्शन अलाइन करना चाहें, जो कि ऑब्वियसली वो एक पार्टिकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे इमेजिन करना चाहें कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो डायरेक्शन होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैंने इस तरफ ड्रॉ किया। 0 केल्विन पर इंसुलेटर, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो वो ऑब्वियसली कंडक्टिव बिहेवियर भी इंक्रीज करता जाएगा। अब इस सारी बात को हम समराइज करते हैं और इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, आज आपने जो बातें पढ़ी उनमें से सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी ये कैरी करते हैं। फिर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को स्टडी किया और हमने ये देखा कि 0 केल्विन पर ये थे प्योर इंसुलेटर, लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स ने गेन की थर्मल काइनेटिक एनर्जी या ऑप्टिकल काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको स्टार्ट में ये भी बताया कि ये सेमीकंडक्टर बिलोंग करते हैं 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स को शेयर करता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो जो वैकेंसी वो क्रिएट करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे होल कहा जाता है। और फिर अभी आपने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल मूव करता है अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ मूव कर रहा था, तो आप कह सकते हैं कि आपने सेमीकंडक्टर में कोई भी एक्सटर्नल एटम ऐड नहीं किया, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन को इंक्रीज किया। सो ये था प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं कि वो किस तरह कंडक्शन शो करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक्सटर्नल एटम के ऐड करने से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना वो कितनी टाइप्स का था और उसने किस तरह कंडक्शन को इंक्रीज किया। बट ये हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।